वास्तव और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। सुलगते संभल और संगम नगरी प्रयागराज को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह की सियासत कर रही है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी सांप्रदायिक साजिश है? करेंगे इसका खुलासा और दिखाएंगे कि कैसे राम मंदिर का विरोध करने वालों ने महाकुंभ के खिलाफ भी माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। देश का मूड मीटर में आज महाकुंभ की महागाथा सीरीज का अगला अनसुना अध्याय भी आपको दिखाएंगे। आज आपको बताएंगे कि कुंभ में दिखने वाले नागा साधु कुंभ के बाद कहां गायब हो जाते हैं और कैसे नागा साधु हासिल करते हैं वो नाग शक्ति जिसे नागाओं का सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ करते हैं। और आज देश का मूड मीटर के पहले सेगमेंट की शुरुआत कुछ सवालों के साथ। क्या संभल से लेकर संगम नगरी प्रयागराज तक समाजवादी पार्टी की बड़ी सियासी साजिश सामने आ रही है? क्या संभल के पत्थरबाजों को बेगुनाह बताने वाले अखिलेश यादव इस बार महाकुंभ के जरिए तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं? और क्या राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले नेता इस बार महाकुंभ के बहिष्कार का माहौल बनाने में जुट गए हैं? ये तमाम सवाल अखिलेश के किसी विरोधी नेता के आरोपों की बुनियाद पर सामने नहीं आए, बल्कि अखिलेश यादव के ही बयानों और उनकी हालिया राजनीति ने इन सवालों को जन्म दिया है। आज देश का मूड मीटर में नहीं सुलगते सवालों की बारी बारी से पड़ताल होगी। देखिए, सनातन सभ्यता के सबसे बड़े पर्व में महाकुंभ का शुभारंभ होने में 15 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार का महाकुंभ विशेष है। पूरे 144 साल बाद विशेष संयोग के चलते महाकुंभ का महत्व दोगुना हो चला है। इसे पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है। इस बार 50 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है। इसीलिए इसके सफल आयोजन के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी खुद कई बार जमीनी जांच पड़ताल के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पूरा सिस्टम महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाने में जुटा हुआ है। पंटून पुलों के निर्माण से लेकर सुरक्षा के इंतजाम तक अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में समूचे समाजवादी सिस्टम के भीतर से जिस अंदाज में महाकुंभ को लेकर बयान आए हैं, उसकी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि समाजवादियों की आलोचना का मकसद महाकुंभ में सुविधाओं को बेहतर बनाना है या फिर यह सिस्टम तुष्टीकरण की राह पर चलकर महाकुंभ को बदनाम करने में लग गया है। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मोदी और योगी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। तो क्या इसकी संभावित सफलता से अखिलेश आशंकित हो चले हैं और इसे बदनाम करने के मकसद से बयान दे रहे हैं? हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जैसे दिग्गजों से मुलाकात करके उन्हें महाकुंभ में आमंत्रित किया। अब अखिलेश कह रहे हैं कि कुंभ के लिए इन्विटेशन थोड़ी ही दिया जाता है। सुन लीजिए अखिलेश को। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है। अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अखिलेश का यह बयान चौंकाने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हर व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। देश की गणमान्य हस्तियों को इसमें शामिल होने का न्योता देकर योगी सरकार न सिर्फ महाकुंभ को प्रचारित कर रही है, बल्कि एक तरीके से ताल ठोककर दावा भी कर रही है कि उत्तर प्रदेश दुनिया भर के सनातनियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। जब योगी सरकार का महाकुंभ को लेकर आत्मविश्वास इतना हाई है, तो अखिलेश को दर्द क्यों हो रहा है? क्या इसीलिए कि उन्हें निमंत्रण देने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचा? एक और एंगल भी समझिए। महाकुंभ के न्योते पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव ने इसी साल जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तब भी आपको याद होगा इस न्योते को लेकर ही इस किस्म का हल्ला मचाया था। और तो और न्योता मिलने के बाद गए भी नहीं। अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए वो पहुंचे नहीं है और इसीलिए ये सवाल सामने आ रहा है कि महाकुंभ में न्योते को लेकर सवाल उठाकर अखिलेश ने महाकुंभ में ना जाने का बहाना खोज लिया है।
या फिर संभल कांड के बाद महाकुंभ में शामिल होने को वो अपने वोट बैंक के लिहाज से जोखिम भरा कदम मान रहे हैं। खैर, बीजेपी तो पलटवार कर रही है कि अखिलेश ने 2013 में कुंभ के दौरान न्योता नहीं दिया था, तो ये उनकी गलती थी। अगर वो नहीं चाहते थे कोई आवे तो इसमें उनका कसूर है। योगी जी चाह रहे हैं सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है और उन्होंने नहीं बुलाए, उनकी कर्तव्यहीनता थी। उनको करना चाहिए था, नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे। उनके पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि लोग आए, इसलिए किसी को नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन बगैर बुलाए कुंभ तो हजारों हजार साल का है, लोग आते थे। महाकुंभ से जुड़ी हर खबर में खामी निकाल रहे हैं अखिलेश यादव। विकास की हर परियोजना को समाजवादी सरकार की देन बताते आए हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक की बात हो तो गिनाने लग जाते हैं कि ये सब तो उन्हीं की सरकार में शुरू हुआ था। अखिलेश और उनके साथियों की ये आदत महाकुंभ को लेकर भी दिख रही है। समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर बॉय और अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद को सुनिए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने 2013 कुंभ में क्या शानदार इंतजाम किया था, आज योगी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। महाकुंभ और कुंभ का आयोजन कोई नया नहीं है प्रदेश में। हमारी सरकार थी, इतना बढ़िया इंतजाम था जिसकी सराहना दुनिया के लोगों ने किया था। लेकिन आज जो हमें जानकारियां मिल रही हैं कि कुंभ में जिस तरह से वहां पर अव्यवस्था है, बंदरबाट हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी शुरुआत नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। अवधेश प्रसाद को शायद याद ना हो, लेकिन उनके नेता अखिलेश यादव को अच्छे से याद होगा कि साल 2013 कुंभ के दौरान क्या हुआ था। 2013 में अखिलेश यादव ने आजम खान को मेला प्रभारी बनाया था और मौनी अमावस्या पर मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रयागराज जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। कुचलने गिरने से 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल दाग रहे अखिलेश क्या भूल गए कि 2013 कुंभ को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ में पहुंचे श्रद्धालु जब आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन का तंत्र भ्रष्टाचार में गोते लगा रहा था। कैग की रिपोर्ट में 2013 कुंभ के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार का विस्तार से खुलासा किया गया था। कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि कुंभ के आयोजन में लगे अफसरों ने कागजों में एक ही वक्त में कई मजदूरों को दो दो जगह काम करते हुए दिखाया। कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में भी कमी थी और कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी नहीं था। इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% तक कमी थी। इसके अलावा मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% कमी थी। तो ये वो इंतजाम उस वक्त थे। 2013 कुंभ में कुप्रबंधन का ये रिकॉर्ड देखने के बाद तो जाहिर तौर पर यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या अखिलेश इस बार महाकुंभ की तैयारी देखकर इसीलिए बिफरे हैं क्योंकि कुंभ के मामले में उनकी सरकार का रिकॉर्ड इतना खराब है। सवाल यह है कि क्या 2013 में कुंभ में कुप्रबंधन का क्रेडिट लेने के लिए अखिलेश कभी आगे आएंगे। असल में 2013 से अब तक, जब हम साल 2025 से सिर्फ एक दिन दूर हैं, इन 12 सालों में अखिलेश यादव एक खास रणनीति से अपनी राजनीति की गाड़ी को आगे बढ़ाते आ रहे हैं और उनकी राजनीति के सेंटर में जातियों की गोलबंदी और मुसलमान वोटों को साधने की ललक दिखती है। 2024 लोकसभा में 37 सीटों पर कामयाबी को अखिलेश जिस पीडीए के नारे की जीत बताते हैं, वो भी उसी रणनीति वाली राजनीति का एक बदला हुआ नाम है। इसीलिए अखिलेश जहां कहीं भी हिंदू एकता का नारा देखते हैं या यूं कहें कि जातियों की दीवार को टूटता हुआ देखते हैं, तो फिर सियासी बयानबाजी पर उतर आते हैं। महाकुंभ को लेकर भी वो लगातार कह रहे हैं अपने पीडीए पत्रकारों के जरिए वो पोल खोल देंगे। ये धमकी भी उनकी उसी राजनीति का हिस्सा है। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के जरिए समाज को जोड़ने की बात करते वो कहते हैं तो अखिलेश को ये नागवार गुजरता है। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें।
अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। हिंदू एकता का ये मोदी मैसेज अखिलेश यादव की राजनीति को कितना डैमेज करेगा, इसकी परीक्षा तो साल 2027 में फिर होनी है। लेकिन महाकुंभ को लेकर अखिलेश की बौखलाहट को महाकुंभ में लगे बैनर पोस्टर से भी समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे की तर्ज पर महाकुंभ में अलग अलग नारों के पोस्टर लगाकर हिंदू एकता का संदेश दिया जा रहा है। महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे पोस्टर हिंदू एकता का संदेश दे रहा है। आप देख भी रहे हैं इन पोस्टर्स को मेरे साथ। ये जो पोस्टर है ये महाकुंभ में लगाए गए हैं। और जैसे मोदी ने मन की बात में नया नारा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश वाला नारा भी प्रयागराज के पोस्टर में छप गया। तो अब सवाल यह है कि महाकुंभ को लेकर अखिलेश की विशेष टीका टिप्पणी इन्हीं नारों की वजह से उपजी खींच है क्या? अखिलेश को महाकुंभ से मिर्ची क्यों लग रही है वो आप इस पोस्टर से भी समझ सकते हैं, जो साधु संतों ने अपनी छावनियों में इलाके में लगा रखे हैं। इन पोस्टरों में हिंदुओं की अनदेखी करने वाली सेक्युलर राजनीति पर वो चोट कर रहे हैं। तो अखिलेश को यह हमला खुद पर लग रहा है और इसकी वजह भी है। अखिलेश वोट बैंक के चक्कर में बेलगाम वक्फ बोर्ड को सही ठहराने में जुटे हुए हैं। वहीं इसी खींच में हिंदू एकता को टारगेट करते करते अखिलेश हिंदू आस्था को चोट तो नहीं पहुंचाने लग गए हैं, क्योंकि शिवलिंग को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है और जिस तरीके से कहा है उससे तो यही सवाल उठता है। जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अखिलेश जितने कॉन्फिडेंस से सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, उसे तो यह सवाल भी उभरता है कि जब वो सीएम थे और उन्हें शिवलिंग दबे होने की पक्की खबर थी तो उन्होंने खुदाई उस वक्त क्यों नहीं करवाई। सवाल तो यह भी है कि हिंदू आस्था के प्रतीक शिवलिंग पर ऐसा बयान देने के बाद अखिलेश के होठों पर हंसी क्यों आ जाती है। ऐसे में तो वो योगी से ज्यादा सनातन पर चोट करते नजर आते हैं। संभल से लेकर अलीगढ़ तक सामने आ रहे पुराने मंदिरों को खारिज करने की उनकी राजनीति चौंकाने वाली है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अखिलेश इसी अंदाज में मस्जिदों मजारों के बारे में बोल सकते हैं क्या? शायद वो मान बैठे हैं कि हिंदू आस्था का मजाक उड़ाकर ही वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं। लोग विदेशी आक्रमणकारियों की कम्युनल, क्रिमिनल, क्रूर करतूत के सामंती संरक्षक बन गए हैं। अब जो लोग जो है वो इस तरह के विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, क्रूर करतूत के सामंती संरक्षक बनेंगे, वो इसी तरह की बात करेंगे, इसी तरह के जो है वो उनके बिगड़े बिगड़े और बेसुरे बोल सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हर सांप्रदायिक फसाद पर सियासी मफाद की खुदाई करते हैं। अखिलेश यादव की पीडीएफ पॉलिटिक्स की क्रोनोलॉजी देख लीजिए। एक दिन पहले वो शिवलिंग पर विवादित बयान देते हैं और उसके 24 घंटे के भीतर एसपी नेताओं की लंबी चौड़ी टीम संभल पहुंचती है। हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों से मुलाकात करती है, उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक भी थमाती है। और इस मौके पर उनके संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि उनके लोगों की हत्या हुई। वो उल्टे पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा कांड किया। संभल कांड के दौरान हिंसा की उन पुरानी तस्वीरों को आप याद कीजिए और खुद से सवाल कीजिए कि क्या संभल के पत्थरबाज शांति दूत थे या उनके पत्थरों की चोट खाकर संभल में शांति बहाली के लिए जूझ रही संभल की पुलिस फोर्स। इसीलिए दंगाइयों के बचाव में पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला उनका बयान चौंकाता है। असल में अखिलेश एंड टीम एक खास रणनीति के तहत संभल के दंगों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में लगी है और ये विजिट भी उनकी उसी मोटिव का हिस्सा है। और उसी मोटिव के तहत एक तरफ संभल कांड में पत्थरबाजों को शांति दूत बताया जा रहा है तो महाकुंभ में तैयारियों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। खैर, देश का मूड मीटर में अब वक्त है महाकुंभ की महागाथा सीरीज में आज के अध्याय का। आज
आपको दिखाने जा रहे हैं कुंभ में दिखने वाले नागा साधु कुंभ के बाद कहां गायब हो जाते हैं और कैसे हासिल करते हैं वो नाग शक्ति जिसे नागाओं का सुपर पावर कहा जाता है। देश का मूड मीटर में अब बारी महाकुंभ नागा सीरीज की। इस एक्सक्लूसिव सीरीज में आज मैं दशनामा नागा साधुओं के उस साधना का रहस्य खोलूंगी जिसकी वजह से उन्हें नागा नाम दिया गया, जिसका कनेक्शन नाग शक्तियों यानी सर्पेंट पावर से माना जाता है। ये वो रहस्यमय साधना है जिसकी दीक्षा शरीर और मन को हठयोग से साधने वाले नागाओं को दी जाती रही है और इसी साधना से महाकुंभ के बाद नागा साधुओं के गायब होने का अनोखा रहस्य भी जुड़ा हुआ है। नागा साधना नागा सन्यासियों को दी जाने वाली वो दीक्षा है जिससे एक नहीं 2 महाकुंभ जुड़ते हैं। एक महाकुंभ में दीक्षा दी जाती है और उस साधना में सफल होने की परीक्षा 12 साल बाद, जी हां, अगले 12 साल बाद आने वाले दूसरे कुंभ में होती है। नागा सन्यासियों की इसी रहस्यमय नाग साधना में ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी सेना ने आज से 216 साल पहले विघ्न डालने की कोशिश की थी और तब निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं ने हरिद्वार महाकुंभ में अपना रौद्र रूप अंग्रेजों को दिखाया था। अंग्रेजी सेना के तब छक्के छुड़ा दिए थे। आज प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना हुई तो नागा शौर्य का ये अध्याय एक बार फिर इतिहास की धूल झाड़कर सामने आ गया। निरंजनी अखाड़े की वीरता के इस अध्याय को अंग्रेजों ने इसलिए सबके सामने नहीं खोला क्योंकि इसमें बंदूकों तोपों से लैस अंग्रेजी सेना की शर्मनाक हार की गवाही है। निरंजनी अखाड़े की नागा योद्धाओं की वीरता का ये पूरा अध्याय आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना और उसके सनातनी विधान को गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि इनकी धर्म ध्वजा में नागा योद्धाओं और उनकी शक्तियों से छुपे कई रहस्य छिपे हुए हैं। निरंजनी अखाड़े का कोई भी नागा योद्धा जब भी अपनी साधना में पूर्णता पाता है तो महाकुंभ में अपने अखाड़े की धर्म ध्वजा के स्थापना के वक्त उसमें अपने शस्त्र का स्पर्श अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा लेकर जरूर करता है। ऐसा क्यों, इसका राज भी आगे आपके सामने खोलूंगी, लेकिन उससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना की ये अद्भुत तस्वीरें आप देखिए। निरंजनी अखाड़े ने प्रयागराज में महाकुंभ स्थल पर आज अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी है। जो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं किस तरह निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और नागा सन्यासी 52 ब्रह्मगांठ वाली धर्म ध्वजा को महाकुंभ में लगी अपनी छावनी में स्थापित कर रहे हैं। इसी तस्वीर में आप वो नाग दंड भी देख सकते हैं जिसे धर्म ध्वजा की स्थापना के वक्त दीक्षा गुरु हाथों में ऊपर उठाकर रखते हैं। धर्म ध्वजा की जहां स्थापना की जाती है, नागदंड की अगुवाई में उसे वहां ले जाया जाता है। ऐसे ही नागदंड से नागाओं की नाग साधना का कनेक्शन भी जुड़ता है, वो भी आगे आपको बताऊंगी। पहले महाकुंभ के लिए अखाड़ों की धर्म ध्वजा क्यों बेहद महत्वपूर्ण है और इस धर्म ध्वजा में अखाड़ों के क्या क्या खास संकेत छिपे हुए हैं, ग्राफिक्स के जरिए चलिए वो आपको बता देती हूँ। धर्म ध्वजा को जब महाकुंभ भूमि में स्थापित किया जाता है तो चारों दिशाओं में उसकी डोर स्थापित करने का जिम्मा 4 नागा सन्यासियों को दिया जाता है। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की जब स्थापना के वक्त भी ये विधान हुआ। इस वीडियो में वही मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें आप साफ देख सकते हैं वो विधान कैसे पूरा किया गया। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही अपने इष्ट देव और बाकी देवताओं को महाकुंभ का न्योता देते हैं ये अखाड़े।
धर्म ध्वजा को हाथों से स्थापित करते हैं, तो वहीं शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के शस्त्र को धर्म ध्वजा के पास स्थापित करते हैं। इस वीडियो में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर धर्म ध्वजा की पूजा और देवताओं के आह्वान करते हुए वहां सोने से मढ़े भाले को भी जमीन में स्थापित कर रहे हैं। स्वर्ण मंडित ये भाला भगवान कार्तिकेय का दिव्य शस्त्र माना जाता है, जो निरंजनी अखाड़े के प्रमुख देवता हैं। साल 760 ईस्वी में गुजरात के मांडवी इलाके में जब निरंजनी अखाड़े की स्थापना की गई थी, तभी से स्वर्ण मंडित इस भाले की पूजा निरंजनी अखाड़ा करता आ रहा है। और आपको ये बताती हूँ, 216 साल पुरानी वो घटना जब हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के नागा योद्धा ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी सेना से उलझ गए थे। वो साल 1808 था। हरिद्वार के महाकुंभ में अखाड़े नगर प्रवेश कर रहे थे, जिसे मुगलों के दौर में पेशवाई कहा जाने लगा। और यही वो साल था जब पहली बार किसी महाकुंभ में अंग्रेज महिला अफसर की तैनाती की गई थी। 1808 में शुरू हुआ ये सिलसिला बाद में प्रयागराज, उज्जैन और नासिक महाकुंभ में भी अंग्रेजों ने लागू किया। ब्रिटेन से फेलिक्स विंसेंट रैपर नाम के अंग्रेज अफसर को खास तौर से भारत भेजा गया था, जिसे 1808 के हरिद्वार महाकुंभ का मेला ऑफिसर बनाया गया। फेलिक्स विंसेंट रैपर ने हरिद्वार महाकुंभ में अंग्रेजी सेना की तैनाती कर दी, जिसकी कमान कर्नल चाइल्ड्स के हाथ में थी। उस साल हरिद्वार महाकुंभ में निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी जब अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना कर रहे थे, तब अंग्रेज सैनिक अचानक उनसे उलझ गए और देखते ही देखते अंग्रेजी सेना और नागा सन्यासियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। नागा योद्धाओं ने भाले तलवार से जवाबी हमला बोला तो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी भाग खड़ी हुई। महाकुंभ में लौटने की फिर हिम्मत तब तक उनमें नहीं हुई जब तक इनकी कई टुकड़ियों की तैनाती वहां नहीं कर दी गई। 1808 के हरिद्वार महाकुंभ में हुई इस लड़ाई का जिक्र उत्तराखंड के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। इन दस्तावेजों में 18वीं सदी से पहले के कई महाकुंभ का ब्यौरा भी मिलता है। तो ये तो था निरंजनी अखाड़े के नागा योद्धाओं के शौर्य का अध्याय, जिसने बंदूकों से लैस अंग्रेजी सेना को थर्रा दिया। अब बात करते हैं नागा सन्यासियों की उस नाग साधना की, जिसके बाद उनके मन से मौत का डर पूरी तरह से निकल जाता है और वो खुद को हर पल दैवीय शक्तियों की सुरक्षा घेरे में महसूस करने लगते हैं। इस साधना के बाद उनका नागा नाम पूरी तरह से सार्थक माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं नागा सन्यासियों की उस नागा साधना के बारे में, जिसे पाताल साधना भी कहते हैं। देखिए, इसके ढेर सारे सबूत भारत में कई जगहों पर दिखते हैं, लेकिन जिसका रहस्य नागा सन्यासी तब तक जाहिर नहीं करते जब तक कि उनकी 12 साल की साधना पूर्ण नहीं हो जाती या उनके दीक्षा गुरु ऐसा कोई आदेश नहीं दे देते हैं। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में भी इस बार अखाड़ों के दीक्षा गुरु कई ऐसे नागाओं को चुनेंगे जिन्हें नाग साधना या उससे आगे की साधना करने का आदेश दिया जाएगा। उन्हें जगह भी बताई जाएगी कि वो अगले 12 साल इन साधनाओं को कहां-कहां जाकर पूरा करें और इस दौरान किन किन सन्यासियों से उन्हें संपर्क करना है, किनका उन्हें मार्गदर्शन लेना है। देखिए, सवाल यह है कि नाग साधना, जिसे पाताल साधना भी कहते हैं, वो की कैसे जाती है। तो अब उसका रहस्य भी जान लीजिए। जिन नागा साधुओं को गुरु से नाग साधना का आदेश मिलता है, उन्हें पहाड़ों और जंगलों में सुरंग जैसा गुफा खोदकर उसमें रहना होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नाग अपनी बांबी में रहते हैं। छोटी सी बांबी, जिसमें ऐसे समझिए कि सरकने भर की जगह होती है, इतनी भी जगह नहीं होती कि आराम से पैर फैलाई जा सके, सरकने की जगह होती है। नाग साधना करने वाले नागा सन्यासियों को भी बहुत छोटी जगह ही में रहना होता है। ये गुफा ऐसे समझिए कि इतनी छोटी होती है कि उसकी दीवारें नागा सन्यासियों के शरीर के बेहद करीब रहती है। हर मौसम, धूप, गर्मी, बरसात, हर मौसम उन्हें वहां ही गुजारना पड़ता है। इससे वो अपने शरीर के तापमान पर कंट्रोल करना सीखते, नियंत्रण करना सीखते हैं और इस दौरान उनकी मंत्र साधना भी लगातार चलती रहती है। कई नागा साधुओं के हाथ में आपने एक सांप जैसे घुमावदार लकड़ी भी देखी होगी। कई ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे, नागा साधुओं के हाथ में घुमावदार सी लकड़ी होती है। नाग साधना के दौरान दरअसल ये जो नागवल्ली है, ये उनके पास रहती है, इसे नागवल्ली कहा जाता है। नाथ योगियों को भी ऐसी साधनाएं करनी पड़ती है और यही वजह है कि महाकुंभ के बाद ऐसे नागा सन्यासी जंगलों में ऐसी सकरी गुफाओं में अपनी साधना में रम जाते हैं, जहां उन्हें कोई देख नहीं पाता।
इस साधना में सफलता के बाद नागा साधुओं को हिमालय जैसे बर्फीले इलाके में आगे की साधना के लिए भेजा जाता है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत के अलग अलग हिस्सों के पहाड़ी इलाकों या जंगलों को नागा साधु इसीलिए महाकुंभ के बाद अपना ठिकाना बनाते हैं। यानी कि महाकुंभ जब खत्म हो गया तो फिर ऐसी जगहों को वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। नाग साधना वाली ऐसी गुफाओं को उन लोगों ने जरूर देखा होगा जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर या गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर गए होंगे। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा में ऐसी जगह हैं जिसे देखकर नागा सन्यासियों की नाग साधना की याद आपको आ जाएगी। ऐसे नागा सन्यासियों की पहचान करनी भी मुश्किल नहीं है। उनके हाथों में आपको नागदंड दिखेगा, जैसा कि इन तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं। यही नागदंड है जो उनके हाथों में आपको नजर आ जाएगा। आपने नागा सन्यासियों में कुंडलिनी शक्ति के होने की कई कहानियां जरूर सुनी होंगी। नागा साधना के बाद ही नागाओं को कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार किया जाता है। तो देश का मूड मीटर में आज नागा साधुओं की नाग शक्ति की अनोखी कहानी। नागा सीरीज में ऐसी ही कई अनजानी जानकारियां हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए ये सीरीज और इसे शेयर भी जरूर करते रहिए। और इसी के साथ देश का मूड मीटर में आज फिलहाल इतना ही।